जय हिंद दोस्तों, मैं ही क्लासेस में आपका स्वागत है और मैं संतोष कुमार आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो आइए दोस्तों, आज हम लोग बंगाल का गवर्नर जनरल का जो है दूसरा पार्ट लेकर जो है मैं उपस्थित हो चुका हूं। और आइए आज हम लोग बंगाल का गवर्नर जनरल के बारे में जानेंगे और इसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसको मैप के माध्यम से भी हम लोग जानेंगे। तो आइए बिना देरी किए हुए हम लोग इस टॉपिक पर बात करते हैं। और यहाँ से क्वेश्चन जो आपका एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट बनेगा, इसे ध्यान से आप लोग अंतिम तक वीडियो को देखिएगा। आइए तो समझते हैं। बंगाल का गवर्नर जनरल जो है आपका वेलेज़ली बनता है। बंगाल का गवर्नर जनरल वेलेज़ली होता है, जिसमें कि आपका जो है इसका कार्यकाल 1798 से 1805 ईस्वी तक होता है। वेलेज़ली का कार्यकाल कितना होता है? 1798 से 1805 ईस्वी तक होता है। और इसमें यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जैसे ही बंगाल का गवर्नर जनरल आपका वेलेज़ली बनकर आता है तो यह एक जो है ना इम्पोर्टेंट जो है आपका एक संधि शुरू करता है, जिसका नाम होता है सहायक संधि। जिसका क्या नाम होता है? सहायक संधि। सहायक संधि को जो है वेलेज़ली जो है बंगाल में, यानी पूरे भारत में कहिए, पूरे भारत में आपका जो है वेलेज़ली क्या किया था? सहायक संधि को शुरू किया था। लेकिन यहाँ इम्पोर्टेंट और एक क्वेश्चन बन जाता है कि वेलेज़ली से पहले भारत में सबसे पहले जो है ना सहायक संधि का जो है प्रयोग किया था आपका डुप्ले। ये भी बढ़िया क्वेश्चन यहाँ आपका बनेगा कि भारत में जो है सबसे पहले सहायक संधि का जो है शुरुआत कहिए या सहायक संधि का जो जन्मदाता है ये कौन था आपका? तो यहाँ से आंसर बन जाएगा, हो जाएगा आपका डुप्ले। डुप्ले जो है सबसे पहले भारत में सहायक संधि का प्रयोग किया था, लेकिन वह चल नहीं पाया था। लेकिन बाद में जो है आपका वेलेज़ली जो है इसको सुचारू ढंग से चलाया और लागू किया बंगाल में और पूरे भारत में भी। तो यहाँ से बढ़िया क्वेश्चन आपका बनेगा कि सहायक संधि को स्टार्ट कौन किया? तो आपका जो है वेलेज़ली, गवर्नर जनरल में आपका वेलेज़ली हो जाएगा। लेकिन आपका जो भारत में सबसे पहले जो है सहायक संधि को शुरू करने वाला था डुप्ले, जो कि फ्रांसीसी गवर्नर था। ये कौन था? डुप्ले फ्रांसीसी गवर्नर था। ये भी ध्यान में रखिएगा, यहाँ बढ़िया क्वेश्चन आपका एग्जाम में बनने वाला है। इसके बाद सहायक संधि जो वेलेज़ली स्टार्ट किया था, इसके तहत जो है कई राज्यों को जो है सहायक संधि के अंतर्गत जो है इसमें शामिल कर लिया गया था। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन बनेगा आखिर सहायक संधि क्या था? सहायक संधि क्या था जो कि अंग्रेज़ या जो है इसको सुचारू ढंग से जो है पूरे बंगाल में, पूरे भारत में जो है लागू किया? इसका एक ही कारण बनता है कि अंग्रेज़ी साम्राज्य का विस्तार। सहायक संधि के थ्रू से अंग्रेज़ चाहता था कि अंग्रेज़ उसका जो साम्राज्य है उसका विस्तार हो सके। और यहाँ से सहायक संधि को कहा जाता है एक मैत्रीपूर्ण संधि। ये अंग्रेज़ों का कहना था कि जो है जो भी देशी रियासत है और जो भी क्षेत्रीय शासक है, जिस राज्य का शासक है वह इस संधि को, सहायक संधि को स्वीकार कर ले। और जो है विदेशी जो आक्रमण होगा उसको आक्रमण में भाग नहीं लेना, वह कंपनी जो है डिसाइड करेगा आक्रमण करना है या नहीं करना है। यानी कंपनी जो भी चीज़ होगा उसमें नेतृत्व करेगा कौन? कंपनी। शासक को कुछ नहीं करना है, सिर्फ युद्ध हो या जो है बाह्य आक्रमण हो या कोई तरह का वित्तीय सिस्टम हो, ये सब चीज़ का जो है टोटल नेतृत्व करेगा कौन? कंपनी। सहायक संधि के अंतर्गत ये सब सिस्टम आता था। तो सहायक संधि को अपनाने वाला पहला राज्य आपका था हैदराबाद। ये बढ़िया क्वेश्चन आपका बनेगा। सहायक संधि को अपनाने वाला पहला राज्य कौन था? हैदराबाद, जो कि 1798 में जो है यहाँ सहायक संधि, यहाँ का जो शासक होता है निज़ाम, यहाँ का शासक कौन होता है? निज़ाम। ये निज़ाम जो है सहायक संधि को स्वीकार कर लेता है। तो हैदराबाद जो है आपका ये मैप में यहाँ आपका बन जाएगा, ये आंध्र प्रदेश की राजधानी होती थी आपका ये क्या? हैदराबाद। यहाँ आपका हैदराबाद था, जो कि हैदराबाद का निज़ाम जो है क्या करता है? सहायक संधि को स्वीकार कर लेता है। ये ध्यान में रखिएगा। तो सहायक संधि आपका
कौन सा गवर्नर लाया, तो आ जाएगा आपका आंसर वेलेज़ली। उसके बाद भारत में सबसे पहले सहायक संधि को स्टार्ट कौन किया था, तो ये डुप्ले हो जाएगा, ध्यान में रखना। सहायक संधि के अंतर्गत है सबसे पहले जो है कौन सा राज्य आया, तो ये आ जाएगा आपका हैदराबाद। और सहायक संधि को स्वीकार करने वाला जो वहाँ का शासक था ये हो जाएगा आपका निजाम। ये भी ध्यान में रखिएगा, यहाँ से बढ़िया क्वेश्चन आपका बनेगा। इसके बाद मैसूर को जो है सहायक संधि के अंतर्गत 1799 में अंग्रेजी साम्राज्य में शामिल कर लिया गया। सहायक संधि स्वीकार करने वाला मैसूर जो है आपका 1799 में सहायक संधि स्वीकार कर लिया। यहाँ से बढ़िया क्वेश्चन बनेगा कि मैसूर 1799 में जो सहायक संधि स्वीकार कर लिया, इसका आखिर कारण क्या था। सबसे पहले ध्यान दीजिए, यहाँ से कर्नाटक यानी मैसूर का जो शासक था वह आपका था हैदर अली टीपू सुल्तान। इसको भी जो है सहायक संधि के लिए जो है आमंत्रित किया गया था, लेकिन ये सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया। अंततः इसको जो है अंग्रेज़ों से युद्ध करना पड़ा। युद्ध करने के बाद अंततः इसमें हैदर अली भी मारा जाता है और टीपू सुल्तान भी आपका चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में मारा जाता है। और उसके बाद जो है आपका जो है सहायक संधि जो है यहाँ का जो शासक जो होता है अंतिम, वह जो है आपका कृष्ण तृतीय, ये जो है आपका सहायक संधि को स्वीकार कर लेता है। ये भी ध्यान में रखिएगा। 1799 में सहायक संधि मैसूर में लागू कर दिया जाता है। और यहाँ जो है 1799 ईस्वी में क्या होता है, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में ही होता है, जिसमें कि टीपू सुल्तान जो है आपका मारा जाता है। इसके बाद जो है वहाँ का शासक सहायक संधि को स्वीकार कर लेता है। ये भी ध्यान में रखिएगा। तो मैसूर जो है आपका ये कर्नाटक का क्षेत्र में आपका जो है मैसूर होता था। ये भी ध्यान रखिएगा, कर्नाटक मैसूर कहाँ होता था, ये आपका कर्नाटक में मैसूर पड़ता है। ये भी ध्यान में रखेंगे। इसके बाद तंजौर भी आपका जो 1799 ईस्वी में सहायक संधि को स्वीकार कर लिया। तंजौर ये एरिया पड़ता है आपका तमिलनाडु वाला एरिया में पड़ता है तंजौर, यहाँ भी ध्यान में रखिएगा। तंजौर कहाँ पड़ता है, तमिलनाडु में पड़ता है तंजौर। 1799 में सहायक संधि को स्वीकार कर लिया था। इसके बाद आपका अवध भी जो है आपका 1801 ईस्वी में सहायक संधि को स्वीकार कर लिया। अवध हो जाएगा आपका यहाँ उत्तर प्रदेश में आपका जो है अवध पड़ता है। ये भी ध्यान में रखिएगा, अवध। तो अवध आपका यहाँ सहायक संधि को स्वीकार कब कर लिया, 1801 ईस्वी में आपका स्वीकार कर लिया सहायक संधि को। उसके बाद पेशवा जो पूना यानी मराठों का जो प्रधानमंत्री होता था पेशवा, ये पेशवा भी जो है आपका जो है 1802 ईस्वी में जो है आपका सहायक संधि को स्वीकार कर लिया। पेशवा कहाँ होता था, महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र में जो आपका मराठा साम्राज्य था उसी का ये प्रधानमंत्री होता था। पेशवा जो पद था ये मराठों में श्रेष्ठ पद काउंट होता था और ये प्रधानमंत्री का पद कहलाता था। और ये पेशवा भी जो था आपका सहायक संधि को 1802 ईस्वी में क्या किया, ये स्वीकार कर लिया। ये भी ध्यान में रखिएगा। इसके बाद अन्य राज्य आपका जयपुर हो गया, जोधपुर, बूंदी और उसके बाद भरतपुर, ये भी आपका जो है सहायक संधि को अंततः स्वीकार कर लेता है। ये आपका जयपुर, जोधपुर, बूंदी, भरतपुर ये आपका जो है राजस्थान वाला एरिया में पड़ता है। ये आपका ये जो राजस्थान वाला एरिया है यहाँ आपका जो है पड़ता है ये कौन, जयपुर, जोधपुर, बूंदी और भरतपुर। ये भी ध्यान में रखिएगा। ये सब क्षेत्र जो है आपका सहायक संधि को स्वीकार कर लेता है। ये भी ध्यान में रखना है। यहाँ से बढ़िया क्वेश्चन बनेगा आपका कि सहायक संधि अपनाने वाला पहला राज्य कौन हो गया, तो ये हो जाएगा आपका हैदराबाद 1798 ईस्वी में। और वहाँ का शासक कौन होता है, निजाम नामक जो शासक था वो सहायक संधि को स्वीकार कर लिया था। उसके बाद आपका बढ़िया क्वेश्चन यहाँ भी बन सकता है कि होलकर जो इंदौर यानी मध्य प्रदेश में, होलकर यानी आपका जो इंदौर मध्य प्रदेश में जो आपका ये इसका एरिया था, होलकर पेशवा जो ये मराठा साम्राज्य जो था आपका 5 भागों में डिवाइड हो गया था। मराठा साम्राज्य 5 भागों में डिवाइड हो गया था। एक हो गया था आपका जो है पेशवा हो गया। उसके बाद आपका गायकवाड़ हो गया। उसके बाद आपका जो है भोंसले हो गया, उसके बाद आपका जो है पेशवा, गायकवाड़, भोंसले, उसके बाद आपका होलकर, उसके बाद सिंधिया।
ये जो है पेशवा मराठा साम्राज्य जो है आपका 5 भागों में डिवाइड हो गया था। वो हो गया, पहला पेशवा हो गया था, गायकवाड़, उसके बाद भोंसले, उसके बाद आपका होलकर, उसके बाद ये सिंधिया। ये पांचों में से जो है आपका 4 जो है पेशवा, गायकवाड़, भोंसले और सिंधिया जो है ये सहायक संधि को स्वीकार कर लिया। लेकिन होलकर जो इंदौर में था आपका मध्य प्रदेश में, ये सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था। ये भी ध्यान में रखिए, यहाँ बढ़िया क्वेश्चन बनेगा। तो सहायक संधि को स्वीकार कौन नहीं किया? होलकर सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था, ये ध्यान में रखना है। इसके बाद फिर आपका जो है 1800 ईस्वी में वेलेज़ली करता क्या है? कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज का स्थापना करता है। फोर्ट विलियम कॉलेज का स्थापना कौन करता है? वेलेज़ली। कहाँ करता है? बंगाल में। यहाँ से बढ़िया क्वेश्चन बनेगा, कई बार ये एग्ज़ाम में भी पूछ दिया है कि आपका जो है फोर्ट विलियम कॉलेज जो है कहाँ है? फोर्ट विलियम कॉलेज हो जाएगा आपका कोलकाता में। और स्थापना कौन किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा वेलेज़ली, ये भी ध्यान में रखिएगा। तो फोर्ट विलियम कॉलेज का स्थापना वेलेज़ली ने किया था 1800 ईस्वी में कोलकाता में, ये भी ध्यान रखना है। उसके बाद वेलेज़ली जो है स्वयं को बंगाल का शेर कहता था। वेलेज़ली स्वयं को क्या कहता था? बंगाल का शेर कहता था। यहाँ से बढ़िया क्वेश्चन आपका बन सकता है, कौन ऐसा गवर्नर जनरल था बंगाल का जो कि अपने आप को बंगाल का शेर कहता था? ये आंसर हो जाए आपका वेलेज़ली। वेलेज़ली स्वयं को बंगाल का शेर कहता था, ये भी ध्यान में रखना है। बढ़िया क्वेश्चन आपका यहाँ से वेलेज़ली से बन सकता है। इसके बाद फिर आइए हम लोग देखेंगे लॉर्ड मिंटो प्रथम। लॉर्ड मिंटो प्रथम के काल में भी जो है आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट घटना घटित होता है। ये आपका एक एक्ट आता है, चार्टर एक्ट 1813। लॉर्ड मिंटो के काल में क्या आता है आपका? लॉर्ड मिंटो प्रथम के काल में आता है चार्टर एक्ट 1813, जिसके अंतर्गत होता क्या है कि कंपनी का लाइसेंस जो, यानी कंपनी जो भारत में व्यापार कर रही थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, तो इसके लाइसेंस को करता क्या है? 20 वर्षों के लिए बढ़ा देता है। चार्टर एक्ट 1813 जब आता है लॉर्ड मिंटो प्रथम के काल में, तो यहाँ से होता क्या है आपका, कंपनी का जो लाइसेंस यानी अधिकार पत्र होता है, यानी व्यापार करने का जो लाइसेंस होता है, उसको 20 वर्ष के लिए बढ़ा देता है। इसके बाद होता क्या है, 20 वर्ष बढ़ाने के बाद भारत से व्यापार करने का जो अधिकार होता है, एकाधिकार इसको छीन लेता है। भारत में जो कंपनी व्यापार कर रही थी, यह व्यापार अब जो है भारत में नहीं करेगी। यह व्यापार अब चीन और पूर्वी जो देश है उसके साथ व्यापार करेगी, लेकिन भारत के साथ जो है व्यापार नहीं करेगी। यह कंडीशन लिख दिया चार्टर एक्ट 1813 में। तो चार्टर एक्ट 1813 किसके समय में आया था? तो लॉर्ड मिंटो प्रथम के काल में समय में आया। इसमें क्या कह दिया? कंपनी का जो लाइसेंस है 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया और भारत से व्यापार करने का जो एकाधिकार था यह छीन लिया गया। उसके बाद चीन और पूर्वी देशों के साथ जो है व्यापार करने का एकाधिकार को अस्तित्व में लाया और वहाँ के लिए जो है अधिकार पत्र को 20 साल के लिए बढ़ा दिया। ये ध्यान में रखिएगा। बढ़िया क्वेश्चन यहाँ से आपका बन सकता है एग्ज़ाम में कि जो है लॉर्ड मिंटो प्रथम के काल में जो है कौन सा एक्ट आया था? चार्टर एक्ट 1813। ठीक है, इसमें कंपनी के लाइसेंस को कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया? तो 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया और भारत से एकाधिकार, जो व्यापार का एकाधिकार था, इसको छीन लिया गया था। इसके बाद यहाँ फिर बढ़िया क्वेश्चन आपका क्या बनने वाला है कि जो है ईसाई पादरी 1813 से पहले जो है ना भारत में ईसाई जो पादरी होता था, यह इसको आने का अनुमति भारत में नहीं था। 1813 से पहले ईसाई पादरी को भारत में आने का अनुमति नहीं था, लेकिन चार्टर एक्ट 1813 जैसे ही आता है तो इसमें लिखा हुआ रहता है कि अब जो है भारत में ईसाई पादरी आ सकता है। चार्टर एक्ट 1813 के अंतर्गत ही जो है भारत में ईसाई पादरी जो है 1813 के बाद आना चालू हो गया। ये ध्यान में रखिएगा। ईसाई पादरी को भारत आने की आज्ञा किस एक्ट के तहत मिला? तो चार्टर एक्ट
13 किसके काल में आया था ये? लॉर्ड मिंटो प्रथम, लॉर्ड मिंटो प्रथम के काल में चार्टर एक्ट 1813 आया, जिसके तहत कह दिया कि कंपनी के लाइसेंस को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। भारत से जो है व्यापार करने का एकाधिकार को छीन लिया। उसके बाद चीन और पूर्वी देशों के साथ जो है व्यापार करने का एकाधिकार को अस्तित्व में रखा और वहाँ के लिए लाइसेंस को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया, ये ध्यान में रखिएगा। इसके बाद हुआ क्या? ईसाई पादरी 1813 से पहले जो है भारत में आने का उसको अधिकार नहीं था, लेकिन जैसे ही चार्टर एक्ट 1813 आता है, इसमें लिखा हुआ रहता है कि अब जो है ईसाई पादरी भारत में आ सकता है, ये ध्यान में रखना है। तो किस एक्ट के तहत ईसाई पादरी भारत में आने लगा? 1813 का चार्टर एक्ट के तहत। ये बढ़िया क्वेश्चन आपका यहाँ एग्जाम में बनने वाला है। इसके बाद फिर बढ़िया क्वेश्चन यहाँ से फिर लॉर्ड हेस्टिंग्स जो आपका बंगाल का गवर्नर जनरल बनता है, यहाँ से भी बढ़िया क्वेश्चन एग्जाम में आपका आता है। अब ये आंग्ल नेपाल युद्ध जो है आपका 1814 से 16 ईस्वी में होता है। आंग्ल और नेपाल यानी अंग्रेज़ और नेपाल के बीच जो है आपका युद्ध जो होता है 1814 से 1816 के बीच होता है। इसमें होता क्या है? 18वीं सदी में नेपाल जो है एक शक्तिशाली राष्ट्र होता है। 18वीं सदी में नेपाल एक शक्तिशाली राष्ट्र होता है। यह शक्तिशाली राष्ट्र होने के कारण ये अपना क्षेत्र को विस्तार करना चाहता है, अपना साम्राज्य को बढ़ाना चाहता है। तो ये उधर जो है, इधर आपका चीन था, चीन के उधर तो ये जा नहीं सकता था, क्योंकि चीन के उधर आपका जो है फिर ये क्या कहते हैं हिमालय पर्वत था, उधर जा नहीं सकता था। ये धीरे धीरे क्या हुआ आपका भारत में बढ़ना स्टार्ट किया। जब भारत में बढ़ते बढ़ते जब ये आपका उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में आ गया, तो यहाँ जो उस समय आपका ब्रिटिश सरकार की सत्ता थी, ब्रिटिश सरकार शासन चला रही थी। तो इसको लगा कि जो है ये धीरे धीरे जो है ना अपना ये इंडिया में भी जो है अपना जो है क्षेत्र का विस्तार कर लेगा। तो इस वजह से हुआ क्या? अंग्रेज़ और नेपाल के बीच ये सीमा को निर्धारण, ये सीमा जो आप देख रहे हैं, ये भारत और नेपाल के बीच जो ये आपका बाउंड्री लाइन है, ये बाउंड्री लाइन को लेकर ही जो है दोनों में क्या हुआ? युद्ध हुआ। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछेगा, भारत ये अंग्रेज़ और नेपाल के बीच जो प्रथम युद्ध हुआ था किस वजह से हुआ था? तो यहाँ ध्यान रखना है, सीमा निर्धारण को लेकर हुआ था। ये भारत यानी अंग्रेज़ और नेपाल के बीच जो युद्ध हुआ था, ये सीमा निर्धारण के लिए ही जो है, सीमा निर्धारण के कारण ही, सीमा निर्धारण को लेकर ही युद्ध हुआ था 1814 से 1816 ईस्वी के बीच। ये भी ध्यान में रखिएगा, जिसमें कि आपका समझौता हुआ संगोली की संधि। ये बढ़िया क्वेश्चन यहाँ आपका बनेगा कि संगोली की संधि जो है किसके बीच हुआ था? तो अंग्रेज़ और गोरखा के बीच यानी नेपाल के बीच, अंग्रेज़ और नेपाल के बीच आपका जो है संगोली की संधि होती है। तो यहाँ से बढ़िया क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि संगोली कहाँ था? ये संगोली की आखिर संधि जो हुई है ये कहाँ था संगोली? तो संगोली आपका उस समय बिहार के पूर्वी चंपारण में आपका जो है संगोली नामक जगह था। ये भी ध्यान में रखिएगा। संगोली कहाँ है? तो बिहार के पूर्वी चंपारण में है। यहीं पर आपका संगोली की संधि 1816 ईस्वी में होता है। किसके बीच होता है? अंग्रेज़ और गोरखा के बीच यानी नेपाल के बीच आपका ये संगोली की संधि होती है। ये भी ध्यान में रखिएगा। बढ़िया क्वेश्चन यहाँ आपका एग्जाम में बन सकता है। तो संगोली कहाँ है? बिहार के पूर्वी चंपारण में है। और किसके बीच हुआ था संगोली की संधि? आंग्ल और नेपाल के बीच यानी अंग्रेज़ और गोरखा के बीच कहिए या नेपाल के बीच कहिए, ये आपका जो है संधि हुआ। तो बढ़िया क्वेश्चन यहाँ आपका बन सकता है। इसके बाद मराठा शक्ति का अंतिम रूप से नष्ट। मराठा शक्ति का अंतिम रूप से नष्ट हो गया आपका किसके काल में? लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में। यहाँ से बढ़िया क्वेश्चन बनेगा कि देखिए मराठा साम्राज्य जो था, मराठा साम्राज्य का उत्कर्ष बाजीराव प्रथम के काल में हुआ। मराठा साम्राज्य का उत्कर्ष जो था, उन्नति के चरमोत्कर्ष पर था किसके काल में? बाजीराव प्रथम के काल में। लेकिन देखिए यहाँ कितना बढ़िया क्वेश्चन आपका बन सकता है कि जो है बाजीराव प्रथम के काल में आपका जो मराठा साम्राज्य का उत्कर्ष होता है, लेकिन बाजीराव द्वितीय के काल में मराठा साम्राज्य का पतन हो जाता है। मराठा साम्राज्य का पतन का कारण भी आपका बाजीराव द्वितीय ही होता है, क्योंकि मराठा साम्राज्य में बाजीराव द्वितीय करता क्या है? सहायक संधि को स्वीकार कर लेता है। और सहायक संधि स्वीकार करने के बाद होता क्या है?
पेशवा का पद को अंग्रेज करता क्या है, समाप्त कर देता है। पेशवा का पद क्या करता है, अंग्रेज समाप्त कर देता है। और बाजीराव द्वितीय को जो है पेंशन पर जीने के लिए पूना से भेज देता है, कहाँ, बिठूर भेज देता है, कानपुर के बिठूर में भेज देता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। बाजीराव द्वितीय था कहाँ, पुणे में था इसका निवास स्थान, लेकिन यहाँ से ये क्या किया, अंग्रेज इसको कानपुर के बिठूर में भेज दिया पेंशन पर जीने के लिए। इसको कह दिया यदि आप हमको टेंशन दीजिएगा तो आपका पेंशन बंद हो जाएगा, टेंशन नहीं दीजिएगा तो पेंशन आपका चलता रहेगा, नहीं दीजिएगा टेंशन तो आपको मिलता रहेगा पेंशन, ये ध्यान में रखिएगा। और पुणे में रहिएगा आप, यहाँ तो हमेशा जो आप हमको टेंशन देते रहिएगा, इस वजह से क्या किया, पुणे से बाजीराव द्वितीय को क्या किया, कानपुर के बिठूर में भेज दिया और पेंशन पर जीने के लिए। और वहीं पर जो 1853 ईस्वी में बाजीराव द्वितीय का मृत्यु हो जाता है। यहाँ से भी ध्यान रखिएगा कि बढ़िया क्वेश्चन आपका बनेगा। मराठा शक्ति का अंतिम रूप से पतन किसके काल में हो गया, नष्ट हो गया, तो लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में मराठा जो पावर था उसका अंतिम रूप से पतन हो गया। ये बढ़िया क्वेश्चन यहाँ से आपका बन सकता है। इसके बाद लॉर्ड एमहर्स्ट बंगाल का जो है आपका गवर्नर जनरल बनकर आता है। लॉर्ड एमहर्स्ट 1823 से 1828 इसका कार्यकाल होता है। यहाँ से भी बढ़िया क्वेश्चन आपका बनेगा। सबसे बढ़िया क्वेश्चन यहाँ भी बन सकता है आपका, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध, पहली बार अंग्रेज और बर्मा के बीच युद्ध हुआ था आपका 1824 से 26 के बीच होता है। ये आंग्ल और बर्मा का युद्ध किसके बीच होता है, यानी इसमें ही लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से अंग्रेज और बर्मा के बीच आपका जो है 1824 से 26 के बीच में होता है आपका आंग्ल बर्मा युद्ध। और यहाँ से होता क्या है, यहाँ भी वही कंडीशन है आपका, ध्यान रखना है। 19वीं सदी में ये म्यांमार जो होता है ये भी जो है आपका एक शक्तिशाली पावरफुल जो है आपका ये देश होता है। और ये भी करता क्या है, धीरे धीरे अपना साम्राज्य को जो है बढ़ाना चाहता है। वही साम्राज्य को बढ़ाने के क्रम में होता क्या है, ये असम को जीत लेता है, मणिपुर को जीत लेता है, असम मणिपुर को जीत लेता है। उसके बाद ये कच्छ वाला यानी कछाड़ी जो आपका ये एरिया होता है इसको भी ये जीत लेता है। और इससे जो है अंग्रेज़ों को भय हो जाता है कि कहीं ना कहीं ये हम पर भी जो है धावा बोल सकता है। इसी वजह से ये किया क्या, अंग्रेज़ जो है इस पर आक्रमण किया। अंग्रेज़ जब इस पर आक्रमण किया तो हुआ क्या, अंततः जो है आपका वहाँ का बर्मा का जो सेनापति था महाबुंदेला, इसके नेतृत्व में बर्मा का युद्ध आंग्ल और बर्मा का युद्ध लड़ा जाता है। और अंततः होता क्या है, ये महाबुंदेला जो है इस युद्ध में मारा जाता है और जो है अंग्रेज इस युद्ध में क्या होता है, विजय प्राप्त कर लेता है। और इसके बीच यानडबू की संधि होती है। बढ़िया क्वेश्चन ये आपका बन सकता है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1824 से 26 ईस्वी के बीच होता है। और इस युद्ध के बाद कौन सी संधि होती है, यानडबू की संधि। यानडबू की संधि किसके बीच हुआ, आंग्ल और बर्मा के बीच। आंग्ल और बर्मा के बीच होता है आपका यानडबू की संधि, जिसके तहत आपका ये कहा जितना भी आपका जो ये असम हुआ, मणिपुर हुआ, ये कछाड़ी क्षेत्र को जो बर्मा के द्वारा जीता गया था, ये टोटल क्षेत्र को जो है वापस कर दिया गया। इस संधि के तहत बर्मा जो है क्या किया, इसको वापस कर दिया। उसके बाद इस युद्ध में जितना आपका क्षति हुआ था ये अंग्रेज़ों को जो है क्षतिपूर्ति करना पड़ा बर्मा को, ये भी ध्यान में रखिएगा। बढ़िया क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो एमहर्स्ट के काल में आपका आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ आपका प्रथम 1824 से 26 ईस्वी के बीच। और यानडबू की संधि, ये बढ़िया यहाँ क्वेश्चन बनेगा आपका। यानडबू की संधि जो है कब हुआ था, 1826 ईस्वी में आपका यानडबू की संधि होती है। एमहर्स्ट के काल में ये ध्यान रखना है, अंग्रेज और बर्मा के बीच है। और यही युद्ध जब बर्मा पर विजय प्राप्त कर लिया अंग्रेज, तो यहाँ एमहर्स्ट के नेतृत्व में ये आपका लड़ाई हो रहा था। तो यहाँ अर्ल ऑफ अराकान का उपाधि दिया था अंग्रेज इसको, एमहर्स्ट को अर्ल ऑफ अराकान का उपाधि ये दिया था, ये भी ध्यान में रखिएगा। तो एमहर्स्ट एक ऐसा गवर्नर था जिसको जो अंग्रेज़ों के द्वारा अर्ल ऑफ अराकान का उपाधि प्रदान किया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा। ये भी यहाँ क्वेश्चन आपका बढ़िया बनेगा। ये जितना भी क्वेश्चन हम आप लोगों को बताए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इतना से यदि आप पढ़ लीजिएगा तो ज़रूर है कि कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में आपका 1 से 2 क्वेश्चन आपका आ जाएगा। तो यह वीडियो आप लोगों दोस्तों कैसा लगा, यदि अच्छा लगा हो तो ज़रूर से ज़रूर हमारे
चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में भी जो है शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।